वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट के विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 124 के विषय में। तो अगर आर्टिकल 124 की बात करें तो जो आर्टिकल 124 का 1 है, ठीक है, उसमें इस बात के विषय में कहा गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। इसके विषय में दिया हुआ है आर्टिकल 124 के 1 में। अगर हम उसके बाद फिर बात करें आर्टिकल 124 के 2 में क्या दिया हुआ है, तो आर्टिकल 124 का जो 2 दिया है उसमें ये बात दिया हुआ है कि जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी जो बनी थी 99वां संविधान संशोधन के द्वारा 2014 में, ठीक है, जो बनाया गया था नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी जो बनाई गई थी, ठीक है, 2014 में, उसके विषय में दिया हुआ है आर्टिकल 124 के 2 में। लेकिन उसे 2015 में हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। और उसके बाद इसमें एक बात का और वर्णन है, ये मैक्सिमम एज से संबंधित, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होंगे ठीक है, उनका मैक्सिमम एज के विषय में दिया हुआ है। मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 65 ईयर्स। ठीक है, ऐसा 124 के 2 में है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, उनके उम्र के विषय में दिया हुआ है, उनका अधिकतम उम्र कितना 65 वर्ष होना चाहिए। अगर हम उसके बाद फिर बात करें आर्टिकल 124 के 2A की बात करें, अगर हम आर्टिकल 124 के, ठीक है, 2A की बात करें तो 2A में इस बात का उल्लेख है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ठीक है, वो अपना रिजाइन किसे देगा, राष्ट्रपति को प्रेषित करके अपना रिजाइन दे सकता है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के रिजाइन के विषय में, उनके रिजाइन के विषय में है। ठीक है, आर्टिकल 124 के 2A में। अगर हम आर्टिकल 124 के 2B की बात करें तो 2B में इस बात के विषय में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, ठीक है, उनको हटाया जा सकता है, यानी उनके रिमूवल के विषय में है। क्लियर है। लेकिन जो रिमूवल की जो हटाने की जो विधि होगी, जो प्रोसीजर होगा, जो हटाने की विधि होगी, सुप्रीम कोर्ट के जज को जो हटाने की विधि होगी, उसके विषय में दिया हुआ है 124 के 4 में दिया हुआ है। यानी आर्टिकल 124 के 2B में यह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को, ठीक है, हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है उन्हें। लेकिन जो हटाने की विधि है उसको दिया हुआ है आर्टिकल 124 के 4 में दिया हुआ है। अगर हम इसकी आगे बात करें आर्टिकल 123 के 3 की बात करें, ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज से संबंधित उसकी योग्यता के विषय में दिया गया है, ठीक है। तो अगर योग्यता की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, ठीक है, उसके योग्यता की अगर बात की जाए तो योग्यता उसका पहला ये होता है कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, वो भारत का नागरिक हो फर्स्ट नंबर। उसके बाद फिर उसे हाई कोर्ट में कम से कम उसे 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव हो, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज के रूप में कार्य करने का अनुभव हो, और वो राष्ट्रपति की नज़र में विधि का अच्छा ज्ञाता हो। अगर राष्ट्रपति की नज़र में विधि का अच्छा ज्ञाता होगा और हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक वो जज के रूप में कार्य किया होगा, या हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया होगा, तो उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो उनकी योग्यता के विषय में दिया हुआ है आर्टिकल 123 के 3 में दिया हुआ है। अगर हम बात करें आर्टिकल 124 अगर हम बात करें आर्टिकल 124 के 4 के विषय में, यानी आर्टिकल 124 का जो 4 दिया हुआ है, 4 में इस बात का है वर्णन कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, उनको हटाने की विधि के विषय में, ठीक है ना, जो उसको हटाया जाता है, रिमूवल के विषय में दिया हुआ है। हटाने की विधि क्या होगी, तो जो हटाने की विधि है, ठीक है, तो संसद की सलाह पर, ठीक है, राष्ट्रपति संसद की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटा सकता है, बशर्ते साबित कदाचार और असक्षमता। यानी अगर वो असक्षम सिद्ध हुए हैं किसी कारणवश, या मतलब किसी कदाचार में संलिप्त पाए गए हैं, तो 2 ही आधारों पर उन्हें हटाया जा सकता है, साबित कदाचार या असक्षमता के आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। और जो राष्ट्रपति, ठीक है, संसद की सलाह पर हटा सकते हैं। लेकिन जो संसद की सलाह जो होगी, ठीक है, संसद से इसे हटाने के लिए जो बिल होगा वो विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। ठीक है, वो
स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी की बात 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर। ठीक है, ये स्पेशल मेजोरिटी से उसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति संसद की सलाह पर विशेष बहुमत से जो बिल पास होगा, ठीक है, उसके बेस पर उसे वो हटा सकती है। अगर हम विशेष बहुमत की बात करें तो साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और पूर्ण बहुमत। ठीक है, इसके विषय में मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसके विषय में विशेष जानकारी लेनी है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम बात करें 124 का, ये 4 नंबर था आर्टिकल। उसके बाद 124 का जो 5 नंबर है आर्टिकल, 124 का 5 नंबर जो आर्टिकल है, ठीक है, उसमें इस विषय में कहा गया है आर्टिकल 124 का 5। ठीक है, उसमें ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, उनको हटाने के लिए संसद जो है वो प्रक्रिया तय कर सकती है। ठीक है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे, जजेस होंगे, उनको हटाने के लिए संसद जो है प्रक्रिया तय कर सकती है। संसद प्रक्रिया तय कर सकती है। संसद प्रक्रिया तय कर सकती है। संसद मतलब वो नियम बना सकती है, और ऐसा हुआ भी था संसद में एक बार, मतलब ये एक रूल बना भी था। ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है ना, आपका न्यायाधीश जांच अधिनियम, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है, ऐसा एक बार रूल बनाया भी गया था जजों को हटाने के लिए। ठीक है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। अगर हम ये न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की बात करें तो इसमें, ठीक है, इसमें इस बात के विषय में कहा गया है कि जो बिल होगा, यानी जजों को हटाने के लिए जो बिल होगा, ठीक है, बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, यानी बिल को किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ठीक है, बिल को किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अगर हम बात करें लोकसभा की या राज्यसभा की, तो लोकसभा में बिल को रखा जा सकता है या राज्यसभा में भी इस बिल को रखा जा सकता है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में बिल को रखने के लिए कम से कम 100 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। यानी इस बिल को, ठीक है, इनिशिएट करने के लिए, इस बिल को इनिशिएट करने के लिए, ठीक है, 100 मेंबर की सहमति आवश्यक है। मतलब राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए अगर बिल लाया जाता है, ठीक है, तो उस बिल को लोकसभा या राज्यसभा में, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में उस बिल को इनिशिएट करने के लिए 100 मेंबर की स्वीकृति आवश्यक है। उसके बाद बिल स्पेशल मेजोरिटी से 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, ठीक है, वह विशेष बहुमत से उस सदन से वो बिल पास होगा। उसके बाद फिर वो बिल विशेष बहुमत से पास होगा। ठीक है, और पास होने के बाद एक कमेटी बनेगी। ठीक है, उस सदन की एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी, इंक्वायरी कमेटी बनेगी। और उसके बाद फिर वो उनकी जो असक्षमता है या जो साबित कदाचार का मामला है वो उसकी रिपोर्ट सौंपेगी सदन को। ठीक है, और सेम उसके बाद फिर अगले सदन में जाता है वो। ठीक है, राज्यसभा में जाएगा वो बिल। ठीक है, तो राज्यसभा में जाने के लिए, उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, राज्यसभा में जाने के लिए उस पर कम से कम 50 मेंबर की, उस बिल को इनिशिएट करने के लिए 50 मेंबर की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। और उसके बाद फिर यही प्रोसेस होता है, विशेष बहुमत से वो बिल पास होगा, विशेष बहुमत से वो बिल पास होगा। फिर इंक्वायरी कमीशन बैठेगी और फिर वो अपना रिपोर्ट सौंपेगी। अगर दोनों सदनों से यह बिल पास हो जाता है तो अंत में वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति इस संसद की सलाह पर लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रतिवेदन दिए गए इंक्वायरी जांच अधिनियम, जो इंक्वायरी कमेटी द्वारा दी गई है, उसके बेस पे वो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकता है। हालांकि भारतीय इतिहास में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। जनरली बात की जाए महाभियोग की, तो महाभियोग तो वैसे कहा जाता है कि राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज दोनों को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, लेकिन हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए उस पर महाभियोग लगेगा उसको हटाने के लिए, ऐसा कहीं उल्लेखित नहीं है। हाँ, अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के विषय में ऐसा है, राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के तहत उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को विशेष बहुमत के आधार पर इसी प्रोसेस से हटाया जाता है। तो अभी तक किसी को हटाया नहीं गया है। हालांकि कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों
पे, ठीक है, मतलब उनको उनके लिए इंक्वायरी बैठाई गई है, उन पे आरोप लगा है, ठीक है, असक्षमता का साबित कदाचार का। तो ये जो सारी प्रोसेस है, ये प्रोसेस पूरा होने से पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। बहुत सारे ऐसे जजेज हैं या ऐसे मामले बहुत सारे आए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में जब ये बिल जाता है, ठीक है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो इस बिल को लेने से मना भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इस बिल को रखने के लिए जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनकी सहमति अति आवश्यक होती है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी बिल को जब रखा जाता है तो बिल को रखने से राज्यसभा का जो सभापति होगा वो मना कर सकता है, यानी उसकी भी पूर्व अनुमति लेना या पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है इस बिल को रखने के लिए। क्लियर है इसके विषय में। ये आपका था आर्टिकल 124 का 5 नंबर। अगर आर्टिकल हम 124 के, ठीक है, 124 के 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में ये दिया हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, शपथ के विषय में। आर्टिकल 124 के 6 नंबर में, ठीक है, उनके ओथ के विषय में है। ओथ यानी शपथ के विषय में। जो सीजीआई है इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो इनको दिलाएंगे प्रेसिडेंट। लेकिन अगर बात करें हम अदर जजेज की तो इनको शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सीजीआई को शपथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट, और अदर जजेस को कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब वहीं अगर बात करें हाई कोर्ट के संबंध में, तो हाई कोर्ट के भी जज को कौन दिलाता है शपथ, उस राज्य का राज्यपाल, और जो अन्य जजेस हो गए उनको शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य का चीफ जज दिलाता है, ठीक है। तो इसमें जजों के शपथ से संबंधित इसके विषय में दिया हुआ था। और इसके बाद देखा है 124 के आर्टिकल 124 का जो 7 नंबर है, उसमें इस बात का वर्णन है, इस बात के विषय में दिया हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ठीक है, वो भारत के किसी भी कोर्ट में, ठीक है, वकालत नहीं कर सकते होंगे, नहीं करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वे भारत के किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते हैं, ऐसा दिया हुआ है आर्टिकल 124 के 7 में कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो भारत के किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते हैं। इतना तक तो क्लियर है। तो ये आपका था आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 1 to 7, ठीक है। इसके बाद इसके बाद हम और बात करें आर्टिकल 125 की, तो जो 125 है, 125 में इस बात के विषय में दिया हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, उनकी सैलरी से संबंधित, सुप्रीम और हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनकी सैलरी से संबंधित प्रोविज़न दिया हुआ है, ठीक है। 125 में, आर्टिकल 125 में सैलरी से संबंधित, ठीक है, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ठीक है, उनकी सैलरी कितनी होगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है, चीफ जज होते हैं, सीजीआई होते हैं, उनकी सैलरी 2,80,000 तय की गई है। और फिर उसके बाद फिर जो आपके अदर जजेज हो गए उनकी सैलरी है 2,50,000, ठीक है। और ये अगर बात करें कि जो 2 लाख और 2,50,000 जो सैलरी इनकी दी हुई है, ये सैलरी कहाँ से दिया जाता है, तो ये सैलरी दी जाती है भारत की संचित निधि से, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए और जो सीजीआई हो गए और अन्य जज हो गए, ठीक है, इन दोनों की सैलरी कहाँ से दी जाती है, तो भारत की संचित निधि से दी जाती है। अब वहीं अगर हम बात करें राज्य के मुख्य न्यायाधीश की, तो राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी जो सीजीआई होते हैं, सॉरी, जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट होता है, और फिर अदर जज होते हैं, उनकी सैलरी दी जाती है राज्य की संचित निधि से। लेकिन अगर हम राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के पेंशन की बात करें, तो जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनके पेंशन जो भारत की संचित निधि होती है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो संचित निधि होती है, उससे दिया जाता है, ठीक है। यानी और अगर सैलरी की बात की जाए तो जो आपके हाई कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट का जो चीफ जज होता है, उसकी सैलरी होती है 2,50,000। फिर जो अदर जजेज होते हैं, उनकी सैलरी होती है 2,25,000, ठीक है। कितना होता है, 2,50,000 होता है उसका चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, और फिर अदर जजेस का होता है सैलरी 2,25,000। और ये किस पे होता है, ये राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है ना, राज्य की संचित
निधि से दिया जाता है, और ये भारत सरकार की संचित निधि से, भारत सरकार की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, और जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश हो गए उनका वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। और अगर हम बात करें राज्य के, इनका जो वेतन भत्ता होता है वो दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के पेंशन की बात करें, तो जो पेंशन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की संचित निधि से दिया जाता है, यानी राज्य की संचित निधि से बस उसे वेतन और भत्ता मिलता है, लेकिन पेंशन कहाँ से मिलता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की संचित निधि से मिलता है। क्लियर इतना तक। उसके बाद फिर हम बात करें 126, आर्टिकल 126। तो आर्टिकल जो आपका 126 है, ठीक है, आर्टिकल 126 है, 126 में इसके विषय में 126 के विषय में ये दिया हुआ है कि जो आपके ये हो गए एक्टिंग सीजीआई के विषय में दिया हुआ, ठीक है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है, एक्टिंग सीजीआई, एक्टिंग जजेस, यानी जो एक्टिंग जजेस के विषय में दिया हुआ है, ठीक है, कार्यवाहक जज के विषय में दिया हुआ है कि अगर मतलब जज को अगर नियुक्त करना है, ठीक है, उनके जगह पे अगर जज नहीं है, ठीक है, सीजीआई नहीं है या अन्य जज नहीं है, तो उनके बदले किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है ना, एक्टिंग सीजीआई के रूप में, ठीक है, एक्टिंग सीजीआई, यानी जो मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे, ठीक है, जब जजेस का कोरम कम होगा, ठीक है, जब कोरम उनका नहीं होगा, यानी न्यूनतम जो संख्या तय की जाती है कितना जज होना चाहिए, ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो उसके लिए एडहॉक जो तदर्थ न्यायाधीश का जो प्रोविजन हमारे संविधान में है उसके तहत जजों को रखा जा सकता है, यानी जो हाई कोर्ट का जज होगा, यानी हाई कोर्ट का वैसा जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, उसे एडहॉक तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उस जगह पर रखा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की, अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तो उसके जगह पर राष्ट्रपति किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, कार्यवाहक सीजीआई बना करके नियुक्त कर सकता है, ठीक है ना। तो ये जो एक्टिंग जो जज होते हैं, ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, ठीक है, ये आपका 126 आर्टिकल 126 में दिया हुआ है, ठीक है, एक्टिंग जज के विषय में, ठीक है, एक्टिंग सीजीआई के विषय में ये प्रोविजन दिया हुआ है। अगर हम बात करें 127 की, तो आपका जो आर्टिकल 127 हो गया, 127 में ये दिया हुआ है, वही जो बोलते हैं एडहॉक जो है तदर्थ न्यायाधीश का कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, एडहॉक जजेस, यानी इसको बोला जाता है तदर्थ न्यायाधीश, यानी जो आर्टिकल 127 है, आर्टिकल 127 में, ठीक है, एडहॉक जजेस का कंसेप्ट दिया हुआ है। अगर एडहॉक जजेस का जो कंसेप्ट है, ये जो है हाई कोर्ट में इसके विषय में कुछ नहीं है, हाई कोर्ट में इसके विषय में कुछ नहीं दिया हुआ है। ये जो एडहॉक जजेस का कंसेप्ट है ये सुप्रीम कोर्ट में ही लागू है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों का कोरम पूरा ना हो, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों का कोरम पूरा ना हो तो, ठीक है, उस कोरम को पूरा करने के लिए एडहॉक जजेस की नियुक्ति की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में जज एज ए जज के रूप में, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट के जज होंगे, ठीक है, हाई कोर्ट के वैसे जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हो, उन्हीं जजों को कोरम पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। और जैसे ही कोरम पूरा रहता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, तो फिर उस जज को जहाँ से वो मतलब उन्हें यहाँ पे लाया गया फिर उस हाई कोर्ट को भेज दिया जाता है, ठीक है, यानी वो हाई कोर्ट में फिर पुनः वापस चले जाते हैं। ये तदर्थ न्यायाधीश का जो कंसेप्ट है ये हाई कोर्ट के लिए नहीं है, ये ओनली सुप्रीम कोर्ट के लिए है। तो क्लियर है तदर्थ न्यायाधीश के विषय में। और इसके बाद फिर आपका आर्टिकल हो जाएगा 127 हो गया, और उसके बाद हो जाएगा आर्टिकल 128। अगर हम आर्टिकल 128 की बात करें तो जो आर्टिकल हमारा 128 है वो रिटायर्ड जज की नियुक्ति से संबंधित है, यानी जो भी रिटायर्ड जज होंगे, आर्टिकल 128 इसमें रिटायर्ड जजेस का कंसेप्ट दिया हुआ है। जो भी रिटायर्ड जज हैं, ठीक है, उनको रीअपॉइंट किया सकता है। जो भी जज अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तो उन्हें दोबारा जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका दिया है आर्टिकल 129। तो जो आर्टिकल 129 है
इसमें इस बात के विषय में बोला गया है आर्टिकल 129 के विषय में कि सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। अगर हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, ये आर्टिकल 129 में से दिया हुआ कि सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाते हैं वो उसके जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, अदर स्टेट के जो हाई कोर्ट हो गए, ठीक है, उनके लिए जो भी डिसीजन दिया जाता है वो डिसीजन जो होता है एज ए फैक्ट के रूप में मान्य होता है। यानी उसको फैक्ट के रूप में जो जज हो गए, ठीक है, हाई कोर्ट के, वो किसी कोर्ट पर अगर मान लीजिए किसी मामले पर डिसीजन देना होगा तो जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उससे संबंधित जो अमुक मामला है, ठीक है, उन पर कुछ डिसीजन दिया गया है तो उसके अमल में ला करके उसके रेफरेंस में अपना डिसीजन सुना सकते हैं, यानी उस विषय को रख करके। यानी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी डिसीजन दिया गया है, ठीक है, वो जो उसके नीचे के जो कोर्ट हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, और उसके लिए वो डिसीजन जो है वो एज ए फैक्ट के रूप में मान्य होंगे। क्लियर है? यानी जैसे मान लीजिए कोई मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और वैसे उससे संबंधित अगर कोई मामला हाई कोर्ट में भी गया है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कोई डिसीजन दिया है तो हाई कोर्ट उस मामले को एज ए फैक्ट के रूप में मान करके उसके आधार पर कुछ डिसीजन सुना सकती है, ठीक है। और सेम ये प्रक्रिया लागू होती है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विषय में भी। अगर हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होता है। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के विषय में दिया है कि आर्टिकल 251 यानी 215 में बोला गया है कि हाई कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, हाई कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यानी आर्टिकल 215 में से कहा गया कि हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होता है। यानी उसके नीचे के जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, तो जो हाई कोर्ट में संबंधित जो भी ऐसा मामला गया है, ठीक है, उस पर कुछ हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी उसको अमल में लाकर उसको रेफरेंस के रूप में यूज करके, ठीक है, उसके रेफरेंस में अपना कुछ डिसीजन सुना सकता है, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब यही हुआ कि जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो डिसीजन होंगे वो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट के रूप में, जो उसका सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा, जो उसका अधीनस्थ न्यायालय होगा, ठीक है, वो उसके फैक्ट के रूप में उस कोर्ट में वो चीज़ मान्य होगा। क्लियर है? यही दिया हुआ है आर्टिकल 129 के विषय में। अगर हम बात करें आर्टिकल 130 के विषय में, ठीक है, 130 के विषय में अगर बात करें तो 130 के विषय में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, उसकी सुप्रीम कोर्ट के बेंच के विषय में दिया हुआ है, ठीक है, उसके पीठ के विषय में दिया हुआ है। आर्टिकल 130 में दिया हुआ है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिसको हम बेंच बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश का कहाँ है मुख्य, वहाँ पे उसका हाई कोर्ट कहाँ है, तो उस जो उसका हाई कोर्ट है वो है इलाहाबाद में, लेकिन उसकी एक खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में भी है, ठीक है। तो उसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी अपने लिए अपनी सुविधा अनुसार कहीं पर अपना एक बेंच बना सकती है राष्ट्रपति की सलाह पर। इस आर्टिकल में यही दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।